भाई एसी रिवाइज करना है हम लोगों को। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो ओमिटेड है। जैसे मीन वैल्यू बस पढ़ेंगे हम लोग, इसका डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में। इट इज डिफाइंड एज द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट। स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट which when pass through a circuit for half the time period of the alternating current sends the same amount of charge as is sent by AC। मतलब AC और DC को सेम टाइम के लिए अगर पास करें और अमाउंट ऑफ चार्ज अगर सेम है तो हम उसको कौन सा करंट बोलते हैं? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ करंट भी हो सकता है, मीन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज भी हो सकता है। तो मीन वैल्यू में हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? इट इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब डीसी करंट, जहां भी ये वर्ड है दैट मींस डीसी की बात कर रहे हैं। व्हिच व्हेन पास थ्रू सर्किट फॉर द हाफ द टाइम पीरियड ऑफ एसी sends the same amount of charge as in sent by AC in the same time through the same circuit। समझ गए चीज? दोनों में टाइम सेम। हाफ क्यों बोला? क्योंकि हाफ साइकिल की बात करते हैं। एसी जो है वो साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में चलता है। तो हाफ साइकिल में एसी जितना चार्ज पास करेगा उतना ही टाइम में डीसी ने जितना चार्ज पास किया दैट इज नोन एज मीन वैल्यू ऑफ एसी। और ये मीन वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, एंड मीन वैल्यू ऑफ करंट इज 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट। जब हम एसी में बात करते हैं तो यहाँ दो तरह के करंट आते हैं। जैसे आई नॉट मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू। जैसे जब कोई साइनोसॉइडल वेव चलती है ना, मतलब एसी की वेव चलती है, तो ये इसकी पीक वैल्यू होती है। अगर ये करंट की बात कर रहे हैं तो करंट की पीक वैल्यू है, और वोल्टेज की बात करें तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो मीन वैल्यू जो होती है दैट इज 0.63 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, चाहे वो वोल्टेज की बात करें या फिर करंट की बात करें। तो ऑन एन एवरेज हमें जो करंट मिलता है एसी में दैट इज 2/पाई टाइम्स, दैट इज 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट और 0.637 टाइम्स ऑफ वी नॉट। इसका बस फॉर्मूला याद रखेंगे, इसका डेरिवेशन हमें एग्जाम में नहीं आना है, डेफिनेशन याद रखना है हमें। नाउ आता है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। जैसे हमने देखा ना मीन वैल्यू में हम क्या सेम कर रहे हैं? चार्ज को। ऐसे आरएमएस वैल्यू में हम सेम रखते हैं हीट को। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by AC when passed through the same instance for the same time। सेम टाइम के लिए डीसी और एसी पास करे और अगर हीट सेम प्रोड्यूस हो तो उसको हमने कौन सा करंट बोला है? आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। नाउ इसका भी डेरिवेशन होता है लेकिन हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सीधे फॉर्मूला पे आएंगे। तो हम लोगों को याद रखना है कि जो पीक वैल्यू होती है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू। पीक वैल्यू इज, तो भाई हमने देखा कि पीक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, चाहे हम वो करंट लें या फिर वोल्टेज ले लें। यानी आरएमएस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। ये करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बोर्ड्स में देखा गया है, विच वन इज मोर डेंजरस, 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी? अब हम 220 वोल्ट की जब बात कर रहे हैं तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एसी में या जो भी क्वेश्चन दिया है वो सब हमेशा आरएमएस वैल्यू की बात करेगा जब तक कि पीक वैल्यू लिखा नहीं हो। तो अभी इन्होंने कुछ नहीं दिया है, इन्हें 220 वोल्ट बात कर रहे हैं हम घर में, मतलब आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं। इस आरएमएस वैल्यू से अगर मैं पीक वैल्यू निकालूं तो दैट इज 311 वोल्ट ऑफ एसी। यानी अगर मैं 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी पास करूं एक सर्किट में, तो जहां मैं एसी की बात कर रहा हूं वो एक्चुअली 220 वोल्ट नहीं है, वो कितना है? 311। सो विच वन इज मोर डेंजरस? ऑब्वियसली एसी, बिकॉज वहां पर 220 वोल्ट एक्चुअल कितना है? 311 वोल्ट। क्लियर है? सो 220 वोल्ट जिसको हम आरएमएस वैल्यू बोलते हैं दैट इज आल्सो नोन एज वर्चुअल वैल्यू समटाइम्स, बिकॉज वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास? 311।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग फेजर डायग्राम पे। अब एसी और डीसी में हो सकता है कि वोल्टेज और करंट इन फेज हो, मतलब उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं हो, बट चांसेस कम है। ऐसा तभी होता है जब रेजिस्टेंस हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो। तो जब उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा ना, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फाई वी और आई के बीच का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस। सपोज आई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी से। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, ये इसके पहले वाले चैप्टर इंडक्शन ईएमआई चैप्टर से हम ये रिलेशन लेके आए। लास्ट टॉपिक उसका यही था, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर से हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। उसी में अगर वोल्टेज अगर इससे फाई एंगल आगे है तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। तो हम ये देखें, जैसे हमारे पास एक वोल्टेज एक करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उससे फाई एंगल क्या रहेगा, आगे रहेगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि प्योर रेजिस्टर एसी में कनेक्ट करें तो क्या होगा। बस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, इसके अलावा कुछ नहीं। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। एसी सोर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डीसी में हम सेल या बैटरी बनाते हैं, एसी में क्या बनाएंगे, इस तरह का साइनोसॉइडल वेव बनाएंगे। जैसा कि हम बताया, एसी में V इक्वल टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हमने कोई फेज डिफरेंस नहीं लिया है, क्योंकि फेज डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। हमें इस डेरिवेशन में यही फाइंड आउट करना है कि इज देयर एनी फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो V होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट ओम्स लॉ पता है हमें, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर लिख दिया। इसकी प्लेस पे क्या लिखोगे, वी नॉट की प्लेस पे आई नॉट आर, आर आर कैंसल, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। कोई फेज डिफरेंस आया नहीं। दैट मीन्स इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस इन वोल्टेज एंड करंट, दोनों इन फेज होंगे। यानी अगर मैं इनका फेजर डायग्राम बनाऊं तो वी और आई देखो इन फेज है, दिख रहा है, दोनों का एक ही लाइन पे ग्राफ बनाया है हमने। दोनों का अगर इस तरह का फेजर डायग्राम बनाए तो एक करंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा पोटेंशियल। दोनों की एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, दिस वन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, बट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। दैट मीन्स देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो क्या इससे हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस, दैट मीन्स वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर कैलकुलेशन पे। जैसा कि हमें पता है पावर होता है V इंटू आई, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने क्या किया है, साइन इंटू साइन को साइन स्क्वायर लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिखेंगे। और जैसा कि हमें मैथ्स की आइडेंटिटी पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, डबल ऑफ दिस। V naught by √2 is VRMS, I naught by √2 is IRMS। हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ऐसे दो टर्म बने मेरे पास। भाई ये वाला टर्म जो है टाइम डिपेंडेंट है, और जैसा हमें पता है कि हाफ साइकिल में पावर पॉजिटिव होगा और हाफ में क्या होगा, नेगेटिव। और पावर स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली हमें साइन लेना चाहिए। नेट पावर क्या बन गया यहाँ पे, 0। जब भी कॉस वाला टर्म आएगा वो पावर 0 हो जाएगा, कॉस में टाइम आया तो। क्लियर है, टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट पावर में 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर इज VRMS इंटू IRMS। अब आते हैं AC थ्रू एन इंडक्टर। ये दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर का भी और कैपेसिटर का भी, क्योंकि इस पे फॉर्मूले बनेंगे, उस पे न्यूमेरिकल आएंगे। AC थ्रू एन इंडक्टर बात करें तो इंडक्टर इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड, अ कॉइल इन द शेप ऑफ हेलिक्स। तो हमने एक सिंपली कॉइल ले ली, मतलब एक कॉपर की वायर का स्प्रिंग बना दिया, वो बन गया हमारे लिए इंडक्टर। मतलब कॉपर की वायर सीधी है जब तक, तब तक रेजिस्टेंस है, कॉपर की वायर को स्प्रिंग बना दिया, इंडक्टर बन गई। वो तब उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे भाई।
अब इंडक्टर के केस में याद हो, अगर हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एल डी आई बाई डी टी बाय फेराडेज लॉ। एल क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसको मेजर करते हैं जनरली हेनरी में, पर हेनरी बहुत बड़ी यूनिट है, या तो आपको मिली हेनरी मिलेगा या फिर माइक्रो हेनरी। V होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, हमने इसको इक्वेट किया एल डी आई बाई डी टी से, एल अपॉन में ले आए, डी टी को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी आई इस तरह से आया, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, डी आई का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? आई। यहाँ पर t इसमें ही है, इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या है हमारे लिए? कांस्टेंट। तो v नॉट बाय एल हमने इंटीग्रेशन के बाहर लेके साइन का इंटीग्रेशन किया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इस तरह से क्या आया हमारे पास? माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये ओमेगा एल बन गया। नाउ वी कैन राइट दिस माइनस ऑफ कॉस एज साइन 90 माइनस थीटा। सिंपली कॉस को हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा। नाउ अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले तो साइन में माइनस साइन बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फेज डिफरेंस आ गया माइनस पाई बाय 2 का। नाउ स्टैंडर्ड करंट से हम इसको कंपेयर करें, यानी कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करें, हमारा फॉर्मूला तो अभी आया, यानी ये बन गया भाई आई नॉट और फाइव क्या आ गया? माइनस पाई बाय 2, यानी आई नॉट हमारे पास ये आ गया, पाई फेज डिफरेंस ये आ गया, and now this V naught by I naught is omega L, which is known as inductive reactance। क्या बोलते हैं हम इसको? X of L। X of L is inductive reactance। AC में हम जब इंडक्टर या कैपेसिटर यूज करते हैं ना, अकेला इंडक्टर या अकेला कैपेसिटर, तो हम रेजिस्टेंस वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं? रिएक्टेंस। है रेजिस्टेंस ही, यूनिट इसकी भी ओम्स ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में हम रिएक्टेंस वर्ड यूज करते हैं। तो भाई इस तरह से तो हमने ये डिराइव कर लिया कि एक्स ऑफ एल ओमेगा एल होता है, और हमने एक और चीज डिराइव कर ली कि यहाँ करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 लैग करता है। लैग करता मतलब पीछे चलता है, लीड करना मतलब आगे चलना, लैग करना मतलब पीछे चलना। तो करंट यहाँ वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रहा है? पीछे लैग कर रहा है। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज पहले ही जीरो पे पहुंच चुका है, लेकिन करंट जो है 90 डिग्री पे जीरो आ रहा है, दिख रहा है? करंट वोल्टेज पहले ही मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन करंट बाद में मैक्सिमम बन रहा है। कब? वोल्टेज 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, लेकिन करंट पाई पे मैक्सिमम है, जहां फेज डिफरेंस 90 का आ रहा है। देखो ऐसे ग्राफ बना के देंगे एग्जाम में, पूछेंगे विच डिवाइस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। करंट लैग कर रहा है मतलब इंडक्टर, करंट लीड कर रहा है कैपेसिटर, वो हम आगे पढ़ेंगे, और दोनों इन फेज है तो रेजिस्टेंस। अभी इनका ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, देखो वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ग्राफ है, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं कि वोल्टेज को वाई एक्सिस के अलोंग ले लें, करंट को एक्स एक्सिस के अलोंग, हो गया ना 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, 90 डिग्री लैग कर रहा है, ऐसा भी बना सकते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ से हमने दो चीजें बहुत जरूरी समझी, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा एल, और दूसरा हमने ये चीज सीखी कि जो करंट है वो इंडक्टर के केस में 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। अभी मैं इसके फॉर्मूला का यूज करूं, अच्छा ये पावर भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। पावर देखें इन केस ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टर यूज किया हमने, v पावर v इंटू आई में v पुट किया, i पुट किया, अगेन हमने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? 2 साइन ए साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो भाई मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए
माइनस बी, दिस माइनस दिस, पाई बाय 2, ए प्लस बी, आ गया ऐसा। नाउ cos 90 इज 0, बचा ये पार्ट, एंड दिस वन इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट। जैसा थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, अगर टाइम डिपेंडेंट टर्म है तो कंप्लीट साइकिल में उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो इन केस ऑफ इंडक्टर नेट पावर कंजम्पशन इज 0, दैट वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉटलेस करंट। इन केस ऑफ इंडक्टर हम इसको क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, बिकॉज करंट तो है भाई लेकिन पावर तो कंज्यूम ही नहीं हुआ, पावर नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला, वॉटलेस, वॉटलेस करंट। तो इन केस ऑफ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, the net power consumption is 0. So for a circuit containing inductor only, the average power over a complete cycle is 0. एक चीज मैं बताऊं इसमें कि जैसा तुमने देखा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा पता है क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। अब डीसी की तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, 0 होता है, उसमें थोड़ी पोल्स चेंज होते हैं। इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए अगर मैं इंडक्टर को डीसी में कनेक्ट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस फ्री पाथ। सो एन इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डीसी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शो दैट इन केस ऑफ डीसी द इंडक्टर डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस इज 0, तो हमें ये इतना पार्ट करके दिखाना है वहां पे, बिकॉज इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी इज 0, फ्रीक्वेंसी को 0 रख दो, हो गया एक्सएल 0, यानी कि रेजिस्टेंस 0 हो गया। यानी अगर मैं डीसी में एक कॉइल लगा भी दूं तो वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी ही नहीं। इंडक्टर की तरह वो कब बिहेव करेगी, जब करंट में चेंज होगा, जब उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा। और फ्लक्स में चेंज कब होता है, जब करंट वेरी करता है, ईएमएफ में चेंज आता है। यानी एक इंडक्टर इंडक्टर की तरह तभी बिहेव कर सकता है जब आप उसको एसी में कनेक्ट करो, डीसी में उसका कोई काम नहीं है। समझ गए। अगर एसी नहीं भी है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होना कंपलसरी है, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो एक्सएल की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या डिराइव किया, अभी अभी एक चीज हमने यहाँ ये सीखी कि इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स एंड करंट लेग्स बिहाइंड बाय पाई बाय 2। एंड हमने एक और चीज देखी, इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। इन केस ऑफ डीसी द इंडक्टर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फ्री पाथ बना देता है। वायर है बस एक, इंडक्टर क्या है, इट्स नथिंग बट अ कॉपर वायर इन द शेप ऑफ हेलिक्स। करंट सीधा निकल जाए या घूम के जाए, इससे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन हाँ एसी में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एसी में वोल्टेज में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो हर एक लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। डीसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, करंट कांस्टेंट है, इसलिए वो नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करता है। एसी थ्रू कैपेसिटर देखें, कैपेसिटर में हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर हो सकता है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ कैपेसिटर Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV। हर बार की तरह V की जगह क्या रखेंगे हम लोग, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि Q dQ बाई डी टी इज I, तो जब हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos ओमेगा टी आएगा और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा, dQ बाई डी टी इज I। इस तरह से हमारे पास ये रिलेशन आया। नाउ cos को लिख दिया हमने साइन 90 प्लस थीटा। नाउ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आई नॉट ये वाला पार्ट बन गया पूरा, ये पूरा आई नॉट हो गया हमारे लिए, और फेज डिफरेंस कितना आया, पाई बाय 2। दैट मीन्स इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज। एंड जब मैं इसको कंपेयर करूं, आई नॉट इक्वल टू आता है ओमेगा सी वी नॉट, यानी वी नॉट बाय आई नॉट क्या आ जाएगा, 1/, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी कोई बता सकता है इसका डीसी में क्या होगा। अगर मैं डीसी की केस ले लूं तो डीसी के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या बन जाएगा हमारे पास,
नॉट डिफाइंड मतलब अगर तुमने कैपेसिटर को डीसी में लगा दिया तो करंट को पास ही नहीं होने देगा, क्योंकि उसमें इंडक्टेंस ही नहीं होगा। मतलब उसके हमने देखा ना कि कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। एक प्लेट चार्ज हो जाएगी लेकिन अपोजिट चार्ज नहीं हो पाएगी, इंडक्शन नहीं हो पाएगा। और बीच में कैपेसिटर के हमने पढ़ा है कौन सी वेलोसिटी क्या चलता है, किस तरह का डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट भी नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई डीसी जो है उसमें कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब अगर तुम्हें कभी ऐसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एक कैपेसिटर लगा के दे दिया सेल के साथ, तो वो ब्रांच को तुम कंसीडर ही मत करना रेजिस्टेंस निकालते समय। मतलब कभी करंट उस वाले ब्रांच में जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक कैपेसिटर दिया है और एक रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का, और इसके साथ एक बैटरी ले ली और पूछा हमें इसमें करंट कितना है, तो भाई मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि करंट उसमें जाएगा ही नहीं। करंट कहाँ से निकल जाएगा? 5 ओम से निकल जाएगा। उसके लिए जो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है वो उसको फॉलो करेगा ना। इसलिए इस सर्किट का करंट 2 एम्पियर होगा। उस कैपेसिटर की हम बात नहीं करेंगे। इन केस ऑफ डीसी, अगर एसी होता ना तो मैं इस फॉर्मूला से पहले उसका रेजिस्टेंस निकालता, फिर पैरेलल रिलेशन यूज करता, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसके बाद करंट निकालता। समझ गए चीज? जैसे हमने बताया भी इन केस ऑफ डीसी इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नॉट डिफाइंड। यहाँ देख सकते हैं हम कि करंट लीड कर रहा है, करंट पहले ही मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है लेकिन वोल्टेज बाद में मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहा है आफ्टर 90 डिग्री। यहाँ करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है। फेजर डायग्राम बनाए तो करंट 90 डिग्री आगे, देखो वोल्टेज। यहाँ पर भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एवरेज पावर इन केस ऑफ कैपेसिटर इज ऑल्सो 0। जहां भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा एवरेज पावर 0 होगा। तो यहाँ हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट को देखा इन एसी। हमने रेजिस्टेंस के केस में कौन सा फॉर्मूला से डेरिवेशन किया? V इक्वल्स टू आई आर से। इंडक्टर के केस में हमने फॉर्मूला यूज किया V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी और इंटीग्रेशन किया, याद रखेंगे। एंड थर्ड हमने कैपेसिटर के केस में Q इक्वल्स टू सी वी यूज करके डिफरेंशिएट कर दिया। कैपेसिटर रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट क्या होंगे? इन फेज होंगे। इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। क्लियर है? तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो अभी हमने फॉर्मुलाज देखे, एक्सएल देखा, ओमेगा एल, एक्सटी आ गया 1/ओमेगा सी। क्लियर है? A lamp is connected in series with a capacitor. Predict your observation for DC and AC connection. What happen in each case if the capacitance of capacitor is reduced? DC में लैंप को कनेक्ट किया है कैपेसिटर के साथ। अब डीसी में कैपेसिटर मतलब क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। करंट पास होगा ही नहीं, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। तो डीसी में तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब चाहे आप कैपेसिटर बढ़ा दो या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। एसी की बात करें तो एसी में एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, एंड जैसे जैसे हम कैपेसिटेंस को रिड्यूस करेंगे एक्सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसा कि हमें पता है करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू I इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओम्स लॉ यहां भी लगा सकते हैं, V बाय एक्सी लगाया, एक्सी मीन्स 1/2πfc। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि I और कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप कैपेसिटेंस को रिड्यूस करोगे करंट कम होता जाएगा, और करंट कम होगा मतलब बल्ब का ग्लो भी कम होगा। क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ
capacitor is reduced. So if we'll reduce the capacitance, the current will reduce and hence the brightness or the क्या पूछा इन्होंने, हाँ, brightness of the bulb will also reduce. क्लियर है? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे इस तरह का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका. 15 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर कनेक्ट किया, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सोर्स ऑफ AC. Find the capacitive reactance and the current, that is RMS as well as peak value in the circuit. If the frequency is doubled, what happens to the capacitive reactance and the current? गिवन क्या है, हमें सबसे पहले हम लोग जब भी न्यूमेरिकल आए तो ये नोट करेंगे गिवन क्या है. कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेराड, माइक्रो मीन्स 10 to the power -6, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई FC, F और C की वैल्यू पुट कर दी हमने, पाई की वैल्यू 22/7. इसको सॉल्व करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया हमारे पास 212 ओम. नाउ करंट फाइंड करना है तो V/XC होगा 220/212, करंट आ गया 1.04 एम्पियर. ये कौन सा करंट आया? RMS. न्यूमेरिकल में जो भी गिवन होगा, जो भी कैलकुलेट करोगे वो RMS वैल्यू है. पीक में इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा इसका, √2 टाइम्स. तो ये आ गई हमारे पास पीक वैल्यू. बट क्वेश्चन एक और पूछा था हमसे, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड. जैसा कि हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/2 पाई FC. फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा. तो इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल, XC विल बिकम हाफ, और अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया मतलब करंट डबल हो जाएगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर. एक लाइट बल्ब के साथ हमने एक इंडक्टर कनेक्ट किया है और AC सोर्स है, DC नहीं है. अब इन्होंने क्या किया, द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम an iron rod is inserted into the interior of inductor. The glow of light bulb increases, decreases, unchanged as the iron rod is inserted. Give your answer with reason. अब हमें पता है XL क्या होता है इंडक्टर के केस में, ओमेगा L, यानी करंट क्या होगा हमारे पास, V/XL. XL होता है ओमेगा L, और इससे हमें दिख रहा है करंट और L इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे ही हम आयरन रॉड इंसर्ट करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, L इंक्रीज होगा. L इंक्रीज हुआ मतलब करंट डिक्रीज हुआ, करंट डिक्रीज हुआ मतलब बल्ब का ग्लो भी डिक्रीज हो जाएगा. तो क्या होगा, ये समझ में आया? तो जैसे ही हम आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे तो बल्ब का ग्लो डिक्रीज होगा, बिकॉज L इंक्रीज होगा और I डिक्रीज होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास सीरीज LCR सर्किट. रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. जैसा हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करता है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है. तो अगर हम तीनों के ही वोल्टेज और करंट को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करें तो इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर का लैग करेगा, और रेजिस्टेंस के केस में V और I इन फेज होंगे. क्लियर है? तो VR और I देखो इन फेज हैं, VL और I 90 डिग्री दिख रहा है, I 90 डिग्री लैग कर रहा है. इन केस ऑफ कैपेसिटर VC लैग करेगा, वोल्टेज लैग करेगा एंड करंट लीड करेगा. तो हमने तीनों को एक ही डायग्राम पे बनाया.
सपोज VL इज ग्रेटर देन VC, ये हमने अज्यूम किया है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो नेट वोल्टेज जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा दैट इज VL माइनस VC। तो भाई जैसे देखा हमने कि नेट वोल्टेज आया VL माइनस VC एंड यहाँ VR, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट V, और यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने का है इसका I के साथ 5। ये कौन सा वोल्टेज है? रिजल्टेंट। अब जैसा हमें पता है रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस, जैसा कि 90 डिग्री में पता होगा तुम लोगों को, ये A ये B है, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रिजल्टेंट आ गया हमारे पास। जब हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों ही लेते हैं तो रेजिस्टेंस को Z बोला जाता है, इम्पीडेंस। अभी तक हम रिएक्टेंस बोल रहे थे जब इंडक्टर या कैपेसिटर हो, लेकिन तीनों एक साथ आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, तीनों या LC हो, CR हो, LR हो, तब हम इम्पीडेंस यानी कि Z यूज करेंगे। इसलिए वोल्टेज को देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, I इंटू Z, ओम्स लॉ से IR, VL की प्लेस पे IXL, IXC, IR, या I स्क्वायर आएगा, सब में से कॉमन ले लो, I कैंसल। ये इस तरह से इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। Z इक्वल्स टू क्या बन गया, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अब मान लो LCR सर्किट में कैपेसिटर नहीं है तो हम यहाँ से कैपेसिटर को हटा देंगे, इंडक्टर नहीं है तो हम इंडक्टर को हटा देंगे, रेजिस्टेंस नहीं है तो हम रेजिस्टेंस को हटा देंगे। तो न्यूमेरिकल में जो मतलब जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड दिए हैं उन्हीं को कंसीडर करना, बाकी को जीरो ले लेना, यहाँ हटा देना। तो जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस को जीरो ले लूं, केवल LC सर्किट है, तो ये XL माइनस XC के होल स्क्वायर का रूट आ जाएगा, मतलब Z क्या बन जाएगा हमारे पास, XL माइनस XC, विच एवर इज ग्रेटर। निगेटिव नहीं रखना आंसर को, मे बी XC माइनस XL हो सकता है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, LCR सर्किट के इम्पीडेंस का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कैपेसिटर नहीं है तो XC को जीरो रख दो, फॉर्मूला ये बन जाएगा। इंडक्टर नहीं है तो XL को जीरो ले लो, फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये हो गया LR सर्किट, ये हो गया CR सर्किट, इसके पहले वाला देखा LC सर्किट, और अगर तीनों ही कंसीडर करें तो LCR सर्किट। पाई अब हमको फाइंड करना है। 10 कैसा आता है, P बाय B करके, हमें 10 फाई निकालना है। कॉस फाई चाहिए तो कैसा आएगा, B बाय H करके। अगर कोई हमसे पूछे यहाँ कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी VR बाय V, लेकिन हमें 10 फाई चाहिए, तो 10 फाई क्या होगा, VL माइनस VC बाय VR। हमें यही फेज डिफरेंस डिराइव करना है इसका। तो 10 फाई आ गया, VL माइनस VC बाय VR, VL को लिखा IXL, VC को IXC, VR को IR, I कॉमन लेके कैंसिल कर दो। इससे हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन करंट एंड द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ LCR सर्किट। यहाँ पर भी हो सकता है LCR की जगह LR दिया हो, CR दिया हो या LR दिया हो, कोई भी एक टर्म नहीं है तो उसको जीरो ले लेंगे हम लोग। पावर फैक्टर हम cos फाई को बोलते हैं, एंड cos फाई मैंने बताया क्या आता है, VR बाय V, दैट इज IR बाय IZ, यानी कि R बाय Z। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैसे इस बार के एग्जाम में शायद पावर फैक्टर ओमिटेड है, फिर भी फॉर्मूला याद रखेंगे। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R बाय Z। मैक्सिमम वैल्यू cos फाई की 1 हो सकती है, और वो कब होगी, जब R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z। मतलब एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ले तो उसमें पावर फैक्टर हमें क्या मिलेगा, 1। पावर फैक्टर जितना ज्यादा,
पावर का यूज उतना ज्यादा हो रहा है और डेसिपेशन यानी कि लॉस कम हो रहा है। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। ये देखो R इक्वल्स टू Z हो गया, पावर होता है हमारे पास वी आई कॉस फाई, अभी हम डिराइव करेंगे इसको भी, R एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, R इक्वल्स टू Z है, हमने कैंसिल किया, एक्सएल माइनस एक्सी के होल स्क्वायर 0 आ गया, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ गया। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यानी इस केस में एलसीआर सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करेगा और हम चाहें तो वो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। देखो एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया था जहां हमने Z निकाला था। फेज डिफरेंस बोले तो ये निकाल के आएंगे, पावर फैक्टर बोले तो ये, और अगर बोले तुमसे कि फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस तो ये करना है। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस में R इक्वल्स टू Z हो जाता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है। यानी इन केस ऑफ रेजोनेंस cos phi is 1, पावर डिसिपेशन मैक्सिमम, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। क्लियर है? आगे इसको और सॉल्व करें, एक्सएल इक्वल टू एक्सी आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस निकालने को बोला एग्जाम में। एक्सएल मीन्स ओमेगा एल, एक्सी मीन्स ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर आ गया 1 अपॉन एल सी, ओमेगा आ गया 1 अपॉन रूट एल सी। यानी भाई ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये क्या फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। तो एग्जाम में अगर बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस डिराइव करो इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट, तो हम ये करके आना है। और अगर बोला कि Z यानी कि इम्पीडेंस फाइंड करो एलसीआर सर्किट का, तो Z तक करके आना। रिजल्टेंट पावर फैक्टर या फिर फेज डिफरेंस बोला तो हम ये चीज निकाल के आएंगे। क्लियर है? तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने, कौन सा सर्किट? एलसीआर सर्किट। भाई जैसे अभी हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिराइव की, तो एलसीआर सर्किट के केस में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी शार्प होगी, रेजोनेंस कितने शार्प होंगे, वो हम फाइंड करते हैं क्वालिटी फैक्टर से। मतलब अगर रेजोनेंस को शार्प करना है तो क्वालिटी फैक्टर को इंक्रीज करना होगा। इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखेंगे। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये रहेगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाय सी। मतलब अगर हमें रेजोनेंस के शार्पनेस को इंक्रीज करना है तो या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करो, या फिर कैपेसिटर की वैल्यू को डिक्रीज करो, या फिर इंडक्टर की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। रेजोनेंस उतने ही शार्प होते जाएंगे। तो शार्प रेजोनेंस मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही, जैसे तुमने एक रेडियो को ट्यून किया और तुम्हें पता है 98.3 पे कोई एफएम चलता है, एफएम सिग्नल मिलता है हमें, तो वो उसी पे मिल रहा है, दैट मीन्स उसके रेजोनेंस उतने शार्प है। वो ना तो तुमको 98.2 पे मिलेगा और नहीं 98.4 पे मिलेगा, एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा 98.3 पे। वो कौन डिसाइड करता है? क्वालिटी फैक्टर। तो उससे लेस या मोर वाले जो होते हैं ना फ्रीक्वेंसीज, वो उसका बैंडविड्थ डिसाइड करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज बैंडविड्थ। So actually resonating frequency divided by bandwidth is known as quality factor. तो अगर हमें रेजोनेंस के शार्पनेस को इंक्रीज करना है तो क्वालिटी फैक्टर को भी क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। और उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला लर्न करेंगे, बस न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस पे। नेक्स्ट आते पावर इन एसी सर्किट। द पावर फैक्टर, जैसा मैंने बताया पावर होता है वी आई कॉस फाई, वो कहाँ से आया उसको डिराइव करेंगे। पावर होता है वी इंटू आई, वी को हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आई को क्या लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ना हर बार की तरह हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फॉर्मूला लगाया 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नाउ दिस कंपोनेंट विल बिकम 0 एज दिस इज टाइम डिपेंडेंट, तो कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू 0 कर दी, एंड 2 को हमने लिख दिया √2 इंटू √2, वी नॉट बाय √2 इज वी, सिंपली वी लिखेंगे दैट इज वी आर एम एस, और आई नॉट बाय √2 क्या बन गया आई। इस तरह से पावर हो गया हमारे पास वी आई कॉस फाई। इसी को कॉस फाई को क्या बोला है हमने? पावर फैक्टर। पावर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? कॉस फाई जब 1 होगा,
और cos फाई अगर 0 हो गया यानी फेज डिफरेंस 90 का हुआ तो पावर 0 हो गया। ये कब होगा cos फाई 0? जब या तो आप इंडक्टर का यूज करो या कैपेसिटर का यूज करो, क्योंकि तब फेज डिफरेंस 90 का होता है, इसलिए उनके करंट को कैसा करंट बोला जाता है? वॉटलेस करंट। पावर क्या हो जाता है उस केस में? 0। तो दैट इज नोन एज वॉटलेस करंट। अब एलसीआर सर्किट पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल मिलेगा। क्या क्या गिवन है वो क्वेश्चन में देखो। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी है, एलसीआर सर्किट में आर एल और सी की वैल्यू गिवन है, आर एल सी तीनों गिवन है हमारे पास। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट चाहिए यानी कि जेड चाहिए हमें। पीक वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, एल की वैल्यू मिली हेनरी में तो हेनरी में कन्वर्ट कर लिया, कैपेसिटर माइक्रो फेराड को फेराड में बदल दिया, एक्सएल निकालेंगे टू पाई एफ इंटू एल करके, एक्स सी 1/2 पाई एफ सी करके, देन जेड आएगा इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर सकते हो। एंड 10 पाई अगर चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट फेज डिफरेंस भी पूछा है, तो 10 पाई कैसे आएगा? एक्सएल माइनस एक्स सी बाय आर, या कॉस फाई का भी फॉर्मूला लगाओगे तो उससे भी आ जाएगा, क्योंकि जेड तो हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड द पावर फैक्टर। पावर डिसिपेटेड कैसे आता है? V इंटू आई करके, यानी कि V नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाई, वी आई कॉस फाई आएगा ना, V नॉट आई नॉट नहीं आएगा। क्या आएगा हमारे पास? पावर क्या आता है हमारे पास? वी आई कॉस फाई आएगा ऐसा। कॉस फाई की जगह हाँ आर बाय जेड लिख सकते हैं हम लोग। अगर कॉस फाई निकाल लिया है तो ठीक है, नहीं निकाला है तो कॉस फाई की जगह हम लोग क्या रख देंगे? आर बाय। तो ये मैंने फॉर्मूले बताया, कैलकुलेशन का काम तुम लोग कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, इतना कोई टफ चीज नहीं आने वाली है। अगर तुम्हें वोल्टेज निकालने के लिए बोले तो तुम लोग वोल्टेज भी V इक्वल्स टू आई आर करके फाइंड करना। मतलब यहाँ ऐसा होगा कि एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन देखो, एक रेजिस्टर कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया 220 वोल्ट से। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, वोल्टेज across resistor and the capacitor. Is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage? If yes, resolve the paradox. R है, C है, वोल्टेज है, F है, तो Z कैसे आएगा? अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, क्योंकि एक्सएल तो यहाँ पर इंडक्टर तो है ही नहीं। एक्स सी आएगा 1/ओमेगा c करके, एंड जब हमने कैलकुलेशन किया तो ये 291 वोल्ट 291 ओम्स आता है। ये क्या आया हमारे पास? इम्पीडेंस। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, तो करंट कैसा आएगा? V बाय जेड करके। फर्स्ट कैपेसिटर का हमने एक्स सी फाइंड कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस है। अब ये हमारे पास करंट है, अगर मैं V इक्वल्स टू आई आर लगाऊं यहाँ पे तो कैपेसिटर का वोल्टेज ये आता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज ये आता है, इन दोनों का सम 309 रहता है, जबकि एक्चुअल वोल्टेज कितना है हमारा? 220। तो बोलते हैं कि ऐसे ग्रेटर क्यों आ रहा है? बिकॉज आप वोल्टेज को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते हो, वोल्टेज रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अंडर रूट। ये तरीके से वोल्टेज निकालना गलत है। रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे आएगा? अंडर रूट वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर करके आएगा ऐसा। और उस फॉर्मूला से जब मैंने निकाला तो वो कितना आ रहा है देखो, 218 अप्रॉक्स 220 वोल्ट आ रहा है। तो ये पैराडॉक्स है, इसको ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि हम एल्जेब्रिक सम ले लें वोल्टेज का, हमें एल्जेब्रिक सम नहीं लेना है, हमें उसको फॉर्मूला से निकालना है। यही चीज बोल रहा था, वोल्टेज जब भी आए तो उसको फॉर्मूला से निकालना है, ऐसा नहीं कि उसका एल्जेब्रिक सम ले लें हम लोग। उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा, वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर। जैसा कि हमने देखा वोल्टेज एसी में जो होता है बहुत हाई होता है, लेकिन अगर हमें एसी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है, तो हम लोग या तो उसको कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे? करंट को हमें रिड्यूस करना है एसी में।
बिकॉज अगर हमने करंट को रिड्यूस किया तो हीट के फॉर्म में लॉस रिड्यूस हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है जूल्स लॉ, H इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I स्क्वायर RT। तो जब हम डीसी में, सॉरी, जब हम एसी में करंट कंडक्ट करते हैं, यानी कि करंट को एक जगह से, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या होगा, हीट के फॉर्म में लॉस होगा। उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमें करंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज नोन एज ट्रांसफार्मर। एसी ही है जिसमें ट्रांसफार्मर का यूज किया जा सकता है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। यानी आपको वोल्टेज को अगर स्टेप अप करना है, बढ़ाना है, तो मैं क्या टर्म यूज कर रहा हूँ, स्टेप अप। डिक्रीज करना है तो स्टेप डाउन। उसके लिए क्या यूज करना होगा हमें, ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है और उस कोर पे दो कॉइल इस तरह से बनाई जाती है, दो सोलेनॉइड बनाई जाती है इस तरह से, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। हमने प्राइमरी कॉइल में करंट को पास किया, एंड जैसा कि एसी वोल्टेज है, एसी करंट है, तो बाय चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, एंड वो डिपेंड करेगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो अगर मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो सेकेंडरी कॉइल में, और वोल्टेज को कम करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, रिड्यूस कर दो सेकेंडरी कॉइल में। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो जैसा मैंने बताया, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल है हमारे पास। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। बट इन केस ऑफ स्टेप अप, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। और ये लेमिनेटेड कोर है इसका। अगर हम सॉलिड कोर बनाएंगे ना, तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होने के चांसेस है, एडी करंट भी होगा, हिस्टेरेसिस लॉस भी होगा। एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए सॉलिड की जगह हम इसमें लेमिनेटेड कोर्स लेते हैं, मतलब बहुत थिन शीट्स बना के उनको आपस में पेस्ट कर देते हैं। सॉलिड क्यों नहीं लिया, क्योंकि एडी करंट के फॉर्म में लॉस होगा, जितना ज्यादा सॉलिड करंट उतने ज्यादा हीट के फॉर्म में लॉस उतना ज्यादा। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप भी नहीं रखा जाता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसमें प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल को माउंट किया जाए, बिकॉज जितना कम गैप होगा फ्लक्स लॉस उतना कम होगा, अदरवाइज फ्लक्स लिंक होने में लॉस हो जाएगा ना यहाँ तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो है जिसमें एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल बना दी जाए। इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है हमें, एन डी फाई बाई डी टी होता है। प्राइमरी कॉइल में होगा एन पी डी फाई बाई डी टी, सेकेंडरी में होगा एन एस डी फाई बाई डी टी। नाउ अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो वोल्टेज का रेशो और नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। दैट मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जैसा मैंने बताया, टर्न्स बढ़ा दो वोल्टेज बढ़ जाएगा, टर्न्स कम कर दो वोल्टेज कम हो जाएगा। किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। प्राइमरी में जितने हैं फिक्स रखेंगे, उसके कंपेयर में हम सेकेंडरी को चेंज करते रहेंगे। पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हाँ, ये भी चीज दिमाग में आ सकती है, भाई हमने दूसरी तरफ तो वोल्टेज को बढ़ा दिया, और वोल्टेज बढ़ा दिया तो पावर भी बढ़ जाएगा। नहीं, पावर कांस्टेंट है। तुमने अगर वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट उतना ही कम हो जाएगा, और वोल्टेज को कम किया तो करंट उतना ही बढ़ जाएगा। इसी का तो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना। जब हम एसी को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। जो हमारा पावर स्टेशन है, जो थर्मल पावर प्लांट है, वहां पर क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज को बहुत बढ़ा देते हैं, 10,000 वोल्ट, तो करंट बहुत निग्लिजिबल हो जाता है। और जब वो वोल्टेज या पावर हमारे घर तक पहुंचता है, तो वहां पर लगाया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो उसको कहाँ ले आता है, 220 वोल्ट पे, 10,000 से 220 वोल्ट पे। इस तरह से हम पावर लॉस रोक सकते हैं, जो किस फॉर्म में हो रहा है, हीट के फॉर्म में। अब पावर तो सेम है भाई, इक्वेट किया तो वोल्टेज का रेशियो करंट का इनवर्स चल रहा है। इस तरह से हमारे पास Vp बाय वी एस, एन पी बाय एन एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एस बाय। क्लियर है। ये न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। इस रिलेशन को हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, इनकेस कभी
ट्रांसफार्मर पे कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ गया, ध्यान रखेंगे इसको। दिस NS by NP is known as transformation ratio. NS by NP means सेकेंडरी कॉइल के टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को क्या बोला है हमने? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एंड दिस इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे हम एग्जांपल लें, हमने 220 वोल्ट 10 एम्पियर करंट लिया, पावर हो गया 2200 वॉट। अब मैंने वोल्टेज को 22,000 कर दिया, पावर तो सेम ही रहेगा, यानी अब करंट कितना रह जाएगा? बस 0.1 एम्पियर। यानी अब हीट के फॉर्म में लॉस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करंट कम हो गया। तो ट्रांसफार्मर का यूज समझ में आ गया होगा, क्या यूज होते हैं? वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए। किस में काम आएगा वो? बस एसी में। अलग अलग लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, फ्लक्स लॉस, इससे बचने के लिए हमने कॉइल को एक के ऊपर एक वुंड किया, नहीं तो फ्लक्स लॉस होगा। कॉपर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आयरन लॉस, जो हमने देखा कि लेमिनेटेड कोर बनाया, अगर नहीं करेंगे तो एडी करंट के फॉर्म में लॉस होगा। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? वो आयरन कोर जो है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहता है, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। एंड अगर तुम कभी बहुत बड़े ट्रांसफार्मर के पास से निकलोगे तो वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमिंग लॉसेस भी बोलते हैं उसको। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। और भाई यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर क्या हो जाता है? पूरा कंप्लीट, खत्म। क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता है? LCR सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, LCR सर्किट और उसका डेरिवेशन, और उसी पे न्यूमेरिकल। ट्रांसफार्मर में थोड़ी बहुत थ्योरी आ सकती है या फिर छोटा मोटा न्यूमेरिकल मिल सकता है हमको। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या यूज है उसका, ठीक है, वो आ सकता है। बहुत ही छोटे क्वेश्चन की बात करें तो पीक वैल्यू और RMS वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.